गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में आपने नॉनेस्ट इक्वेशंस से रिलेटिव न्यूमेरिकल्स किए थे कि किस प्रकार से हम सेल अभिक्रिया, अर्ध सेल अभिक्रिया, ईएमएफ सेल का किस प्रकार से निकालते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सेल यानी बैटरीज कितने प्रकार की होती है, ठीक है। और हम उस बैटरी में प्राथमिक बैटरी को डिस्क्राइब करेंगे कि प्राथमिक बैटरी क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है और ये किस प्रकार से उपयोग की जाती है। चलते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो बैटरीज है वो दो प्रकार की होगी। बैटरी कितने प्रकार की है? दो प्रकार की। बैटरीसेस या सेल। सेल कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। एक कहलाता है प्राइमरी सेल और दूसरा कहलाता है सेकेंडरी सेल। अब इन दोनों में क्या अंतर है? जो प्राथमिक सेल होता है, प्राथमिक सेल में हम एक बार यूज करने के बाद उसे दोबारा यूज नहीं कर सकते। यानी अगर एक बार वो डिस्चार्ज हो जाता है तो दोबारा उसे चार्ज नहीं किया जा सकता। जैसे ट्रांजिशन हो गया, जैसे ट्रांसमीटर्स हो गया और क्लॉक हो गया, इनमें जो यूज किए जाते हैं वो प्राइमरी सेल हैं। यानी इस प्रकार का सेल जिसे एक बार उपयोग में लाने पर पुनः दोबारा उपयोग में नहीं लाया जाता, वो कहलाता है आपका प्राइमरी सेल। यानी ये दोबारा से रिचार्ज नहीं हो सकते, यानी पुनः आवेशित नहीं किए जा सकते। नॉट रिचार्ज अगेन। इन्हें दोबारा से रिचार्ज नहीं किया जा सकता। जबकि जो सेकेंडरी सेल होता है उसे हम दोबारा से रिचार्ज कर सकते हैं। यानी अगर आप उसको एक बार आपको लगता है कि वो सेल खत्म हो गया तो दोबारा से उसे चार्जिंग में लगाने पर वो दोबारा से रिचार्ज हो जाता है। तो वो कहलाता है आपका रिचार्ज, ठीक है। यानी दोबारा से पुनः रिचार्ज करने के लिए रिचार्जेबल सेल। तो जो सेकेंडरी सेल होते हैं वो रिचार्जेबल सेल भी कहलाते हैं। अब प्राइमरी सेल कहाँ कहाँ उपयोग किए जाते हैं? आप एक तो इसे क्लॉक में कर सकते हैं, ट्रांसमीटर्स होता है उसमें कर सकते हैं। और जो सेकेंडरी सेल होता है ये मोस्टली कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं? जो हमारी इन्वर्टर की बैटरी होती है, गाड़ी की बैटरियां होती है, ये सब सेकेंडरी सेल में आते हैं। यानी गाड़ी की बैटरी जो आप दोबारा से रिचार्ज कर लेते हैं, मोबाइल्स की बैटरी, ये सब सेकेंडरी सेलों में के उदाहरण हैं। जबकि प्राइमरी सेल नॉट रिचार्ज अगेन, यानी इसे दोबारा से आप चार्ज नहीं कर पाएंगे। और सेकेंडरी सेल जिसे आप दोबारा से रिचार्ज कर सकते हैं तो वो रिचार्जेबल सेल के नाम से भी जाने जाते हैं। अब आते हैं कि प्राइमरी सेल को कितने भागों में तोड़ा गया है। तो प्राइमरी सेल को हम दो टाइप से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहला होता है ड्राई सेल। क्या कहलाता है? ड्राई सेल। और दूसरा कहलाता है आपका ड्राई सेल के बाद मरकरी सेल। क्या कहलाता है? मरकरी सेल, ठीक है। एक कहलाता है ड्राई सेल जिसे लैक्लांसी सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लैक्लांसी। और मरकरी सेल के नाम से ही जाना जाता है। तो ये दो टाइप के सेल है, ड्राई सेल और मरकरी सेल। पहले हम पढ़ेंगे ड्राई सेल। ड्राई सेल क्या है? देखिए, आपने जो जनरली जो सेल देखे होंगे, जैसे टॉर्च में आप डाल रहे हैं, घड़ियों में डालते हैं, कई बार हम उससे ब्लैक बोर्ड्स को भी क्या करते हैं? ब्लैक करते हैं। तो जब हम उसे तोड़ते हैं तो उसमें ब्लैक पन सा निकलता है। तो हम उसके बारे में कि सेल किस प्रकार से बना हुआ है, मैं एक डायग्राम बता रही हूँ आपको। डायग्राम में आप देखिए, एक कंटेनर है। कंटेनर इस प्रकार से है, ये एक कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में आपको एक रॉड दिखाई देगी अंदर की ओर, दिख रही है। बस इसको आप थोड़ा सा नीचे से टच नहीं करेंगे, रॉड दिखाई दी। इस रॉड के ऊपर एक गोल टाइप का होता है, जहां पर आप सेल देखते हैं तो ऊपर से एक टिप टाइप की होती है, ठीक है। अब उसके बाद
इस प्रकार से ये बना हुआ है। इस टिप को ऊपर की ओर कर लीजिए इतना, और यहाँ पर सेल को अच्छी तरीके से लिंक्ड कर दिया गया, यानी यहाँ पे उसको जोड़ दिया गया ढंग से, मगर नीचे वाले हिस्से को उसको नहीं जोड़ना है। ठीक है, यहाँ पे से आपने बैटरी के द्वारा, एक तार के द्वारा इसे लगा दिया। अब ये वाला हिस्सा पॉजिटिव होगा और जो सेल का ये नीचे वाला हिस्सा है ये क्या है, नेगेटिव है। ये सेल है, तो सेल में मैं इस प्रकार से सेल को ब्लैक दिखा रही हूँ ताकि ये आप किस चीज का बना हुआ है, अंदर की रॉड किस चीज की है, ग्रेफाइट्स की। किसकी है, ग्रेफाइट। ठीक है, और जो यहाँ पे है इसके बाहर आपको दिख रहा है कि छोटे छोटे से मैं एक बाउंड्री सी बना रही हूं, और इस बाउंड्री के अंदर ये रॉड है जो ग्रेफाइट की बनी हुई है। ठीक है, जो किसका काम करेगी, कैथोड का। किसका काम करेगी, कैथोड का। ये मेटल कैप होती है, किसकी होती है, ब्रास की। ब्रास मेटल कैप, ब्रास मेटल कैप। ठीक है, अब इसमें और जो ये दिख रहा है आपको कंटेनर, ये जिंक का है। किसका कंटेनर है, जिंक का। अब यहां पर जहां पे मैंने ये रखा हुआ है, इसके अंदर मुझे कुछ मटेरियल भरना है पेस्ट के रूप में। कैसा भरना है, पेस्ट के रूप में। तो उस पेस्ट में मैं क्या क्या मिलाऊंगी, देखिए यहाँ पे जो जो इसमें मिलाया जाएगा, जिंक क्लोराइड्स प्लस अमोनियम क्लोराइड और प्लस कार्बन चू, ये तीनों चीजें इस वाले खाने में भरेंगे, यानी जो रॉड है ग्रेफाइट्स की उसके किनारे किनारे से भर दिया जाएगा। ये केवल हम प्राइमरी सेल पढ़ा रही हूं मैं। प्राइमरी सेल में मैं केवल ड्राई सेल पढ़ा रही हूं। कौन सा सेल पढ़ा रही हूं, ड्राई सेल, ये चीज। ठीक है, तो ये ड्राई सेल का क्या है, शुष्क सेल कहते हैं जिसे। ये ड्राई सेल का डायग्राम है कि एक इसमें जिंक का कंटेनर लेते हैं और जिंक के कंटेनर के ऊपर एक ब्रास मेटल कैप होती है, उसके यहाँ पर एक रॉड ग्रेफाइट की लगी हुई है और उसके अंदर एक गत्ता जो कार्डबोर्ड कवर कहलाता है, ये जो दिख रहा है, इसके अंदर हम मटेरियल भर लेते हैं, जिंक क्लोराइड्स, अमोनियम क्लोराइड और कार्बन। तो आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, प्राइमरी सेल, वह सेल जो दोबारा से रिचार्ज नहीं होता उसे प्राइमरी सेल कहते हैं, और जैसे घड़ियों में पाए जाने वाला सेल, टॉर्च में इत्यादि। और इसकी संरचना होती है वो इस प्रकार की होती है। तो आपने देखा होगा जो सेल आपको दिया जाता है उसके ऊपर एक तरफ पॉजिटिव रहता है और एक तरफ क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। तो जो पॉजिटिव वाला हिस्सा है वो ऊपर ब्रास मेटल कैप का है, और जो नेगेटिव वाला हिस्सा है वो किसका है, जिंक का। तो ये इससे जो है, ये इससे अटैच नहीं होनी चाहिए। ऊपर वाला हिस्सा उससे अटैच हो जाएगा, मगर ये वाला हिस्सा से टच नहीं होना चाहिए कंटेनर से, जिंक से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस सेल की किस प्रकार से क्रिया विधि हुई है, यानी इसमें क्या रिएक्शंस होंगी, उसके लिए थोड़ा आप डायग्राम बना के देख लीजिए जब तक, कि प्राइमरी सेल में किस प्रकार से होगा। तो यहां पे मैं शॉर्ट करके लिख रही हूं कि क्या चीज क्या कर रहा है, जिंक। ठीक है, जिंक का जो कंटेनर है वो क्या काम करेगा, किसका काम करेगा, जिंक का कंटेनर, बोलो बच्चे। जिंक का जो कंटेनर्स होता है वो करता है एनोड्स का कार्य। किसका करता है, एनोड का। अर्थात जब एनोड का कार्य करेगा तो ये ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है ना। ठीक है, और इसी प्रकार से जो आपका इसमें एक चीज और है, MnO2 का पार्ट, यानी इसमें MnO2 भी मिला हुआ होता है, MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड। ये छूट गया था, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया इसके साथ। ठीक है, तो जो जिंक है वो एनोड से और ऑक्सीडेशन है, और दूसरा आपके पास जिंक के बाद जो कैथोड्स का कार्य कर रही है वो ग्रेफाइट की छड़ कर रही है। किसकी, ग्रेफाइट। किसका कार्य कर रही है, कैथोड का कार्य।
ठीक है। तो कैथोड का जो कार्य करेगा, यानी ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का लॉस, इलेक्ट्रॉन लॉस, यानी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। कैथोड का जो कार्य करेगा वो रिडक्शन अभिक्रिया होगी। क्या होगी? रिडक्शंस। और रिडक्शन अभिक्रिया क्या, इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन गेन, यानी ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? प्राप्त करेगा। क्लियर हो रहा है यहां तक कि जिंक एनोड है यानी ऑक्सीडेशन है और इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, और जबकि जो ग्रेफाइट है वो कैथोड का कार्य करता है और रिडक्शन अभिक्रिया और इलेक्ट्रॉन्स गेन करना भी कहेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से एक हमने जिंक का कंटेनर लिया, उसके अंदर एक ग्रेफाइट की छड़ रखी। ग्रेफाइट की छड़ जिंक कंटेनर से टच नहीं होनी चाहिए। उसके अंदर हमने ये सारा मटेरियल जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, कार्बन और MnO2 भर दिया। ठीक है। इसके बाद हमने एक उसमें जो गत्ता है, समझ लीजिए गत्ते का कवर है जिसको कार्डबोर्ड कहते हैं, कार्डबोर्ड, इस कार्डबोर्ड के द्वारा उसे आवरण चढ़ा दिया, यानी उसके बाहर वो पेस्ट नहीं निकलेगा। तो इन सब का पेस्ट करके उसमें भर दिया। अब आते हैं यहाँ पे रिएक्शंस। ये पूरा इसका कंस्ट्रक्शन मैंने आपको समझा दिया। रिएक्शन समझिए इसकी कि रिएक्शंस किस प्रकार से होगी। देखो अब आते हैं एनोड्स पर क्या रिएक्शन होगी और कैथोड पर। देखो एनोड पर मैंने कहा जिंक किसका काम कर रहा है? एनोड्स का। तो जिंक सॉलिड है तो जिंक क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? बाहर निकालेगा। हीरा निकाल दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके जिंक के यहां से निकल गए। क्लियर हो गया। अब आते हैं कैथोड्स पर क्या क्रिया होगी। अगर आपको ये रिएक्शंस याद हो जाए तो एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है तो सेल बहुत अच्छी तरीके से लिखे जा सकते हैं। तो हमने कैथोड्स पर क्या रिएक्शन लिखी। कैथोड पर हम कह रहे हैं जो ये वाला जो ग्रेफाइट्स है, तो ग्रेफाइट किस किस से घिरा हुआ है? जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और कार्बन। तो हम इनके द्वारा ही, इसमें एक MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड है। मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या करेगा? क्योंकि इसमें मैग्नीज की कितनी वैलेंसी है बच्चों? कितनी वैलेंसी दिखाई दे रही है? 4। कितने की? प्लस की 4। तो यानी इसे इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था वो क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, यानी 4 से कम हो जानी चाहिए। तो अब हमने क्या किया? 4 से कम करने के लिए पहले मैं रिएक्शन कैसे कर रही हूँ, मैंने इसको ऐसे बना दिया MnO मैग्नीज ऑक्साइड और OH, क्योंकि ये माइनस होता है तो एक 4 और में से एक गए तो कितना बच गया इसका? 3। ठीक है। इलेक्ट्रॉन कम हो गए। यहाँ पे मैग्नीज की बैलेंसी कितनी दिखाई दे रही है आपको? ऑक्सीकरण अवस्था +3, यानी इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। फिर यहाँ पे क्योंकि अब H आ गया है तो ये H क्या करेगा? यहाँ पे मुझे H जोड़ने के लिए मैंने प्लस करके अमोनियम जोड़ दिया, मगर अमोनियम का क्या जोड़ूंगी? आयन, क्योंकि यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड्स जो यूज किया आपने तो अमोनियम। ठीक है। अब इसमें आता है प्लस का। अब आप देखिए यहाँ पे अमोनियम कितना हो गया? प्लस का 4, और यहाँ पे कितना? प्लस का 3। तो मैं इससे प्लस 1 इलेक्ट्रॉन्स क्या करूंगी? बाहर निकालूंगी, या 1 इलेक्ट्रॉन सॉरी ये गेन करेगा तो ये Mn3 पॉजिटिव बन जाएगा। अब यहाँ पे अमोनियम है तो यहाँ पर आप, क्योंकि ये अमोनिया गैस के रूप में बाहर निकल जाएगी। ठीक है। अगर अमोनिया सी के अंदर रह जाती है तो ब्लास्ट भी होने का डर रहता है, तो अमोनिया को गैस को बाहर निकाल देते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों रिएक्शन है इसकी। तो जिंक पॉजिटिव 2 आयंस में परिवर्तित हो जाता है, जबकि कैथोड पर मैग्नीशियम 4 अवस्था से +4 अवस्था ऑक्सीजन में अपचेत हो जाता है। इसमें जो अमोनियम आयंस होता है वो जिंक आयनों से संयोग करके क्या बना देता है? जो अमोनिया गैस है वो जिंक आयन से, क्योंकि इसमें जिंक क्लोराइड भी है, तो जिंक क्लोराइड से ये क्रिया करके बना देगा आपका एक संकर लवण। तो संकर लवण किस प्रकार से बनेगा मैं आपको समझा देती हूँ। तो संकर लवण बनाने के लिए यहाँ पर मैं इसका रिएक्शंस लिख रही हूँ कि ये कैसे बनेगा। देखो Zn प्लस आयन प्लस NH3 gives out Zn NH3 होल 4। ये यहाँ पर ये जो ब्रैकेट्स में मैंने डाल दिया है ये यहाँ पर किस चीज का कार्य कर रहा है आपके लिए? एक संकर लवण बना देता है। ठीक है। अगर
वीडियो में यहाँ पे क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ। ZnNH3 होल 4, ये पूरा का पूरा एक संकर लवण है। ठीक है, तो संकर लवण इस प्रकार से बन गया। तो ये आपका ड्राई सेल या प्राइमरी सेल मैंने अच्छी तरीके से पढ़ा दिया। और इसका जो इलेक्ट्रोड विभव होता है, कितना होता है इसका इलेक्ट्रोड विभव, लगभग सेल विभव कहेंगे जिसे, सेल विभव होगा इसका 1.5 वोल्ट। ठीक है, इतना होता है। तो आप इसको पुनः आवेशित नहीं कर सकते हैं। और क्योंकि ये ऑक्सीडाइज है, तो जिंक जो यहाँ पर आपको दिख रहा है इसके लेयर, क्योंकि जिंक इसमें ऑक्सीडेशन की भी क्रिया निभाता है, तो धीरे धीरे उसमें कोरिजन्स या संचारण करता रहता है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ठीक है, ये एक प्राथमिक सेल है और इसे पुनः दोबारा से आवेशित नहीं किया जा सकता। ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप इस वीडियो में प्राइमरी सेल के बारे में ही पढ़ेंगे। प्राइमरी सेल कल मैंने आपको पढ़ाया भी था कि प्राइमरी सेल क्या होते हैं। वो सेल जो मतलब पहले मैंने आपको कैटेगरीज बताई थी कि सेल इस प्रकार का होता है कि उसको दो भागों में बांटा गया है, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल नॉट रिचार्जेबल अगेन, यानी उसको आप दोबारा से चार्ज नहीं कर सकते हैं। जबकि सेकेंडरी सेल क्या होता है, रिचार्जेबल होता है। और हम इस रिचार्जेबल सेल को एक बार यूज करने के बाद फेंकते नहीं है, दोबारा चार्ज करते हैं और उपयोग में लाते हैं। जो प्राइमरी सेल होता है ये क्लॉक में जो कान में सुनने वाली मशीन्स होती है, हेयरिंग एड्स, उसमें भी उपयोग किया जाता है। जबकि प्राइमरी सेल को ही दो भागों में बांटा गया है, जैसे ड्राई सेल और मर्करिक सेल। तो ड्राई सेल को कहते हैं लेक्लांसे सेल, और लेक्लांसे सेल को कल मैंने आपको डिस्क्राइब किया था कि एक इस प्रकार का सेल, दोबारा समझिएगा ढंग से, एक इस प्रकार का सेल जिसका कंटेनर जिंक से बना हुआ होता है और इसके अंदर एक ग्रेफाइट की छड़ होती है। ग्रेफाइट की छड़ कैथोड्स का कार्य करती है। तो नेचुरली जो कैथोड्स होता है वो क्या होता है, रिडक्शंस अभिक्रिया देता है या रिड्यूस होता है। और जो इसमें ब्रास मेटल्स होता है ऊपर की ओर वो पॉजिटिव है, और नीचे के जो कंटेनर्स जिंक दिख रहा है वो क्या है, नेगेटिव है। इसमें किनारे से एक कार्डबोर्ड की एक बाउंड्री बना देते हैं जिसके अंदर हम क्या क्या रखते हैं, जिंक क्लोराइड्स, अमोनियम क्लोराइड्स और कार्बन का चूर्ण। ये इसमें पेस्ट के रूप में भर दिया जाता है। तो अब ये क्या, जो ग्रेफाइट था वो कैथोड्स का कार्य करेगा और जो जिंक है वो एनोड्स का कार्य करेगा। इसमें MnO2 भी भरा जाता है। और प्राइमरी सेल का जो सेल विभव होता है वो 1.5 वोल्ट होता है, यानी ड्राई सेल का, सभी प्राइमरी सेल का यानी ड्राई सेल का सेल विभव कितना, 1.5 वोल्ट। अब आते हैं सेकेंडरी सेल में। सेकेंडरी सेल वे सेल जो दोबारा से उपयोग में लाए जा सके चार्ज करने के बाद, वो सेकेंडरी सेल या द्वितीयक सेल कहलाते हैं। अब देखिए, इसमें मैंने आपको जब ये पूरा का पूरा ड्राई सेल, शुष्क सेल हिंदी में कहा जाता है, शुष्क सेल पढ़ाया है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसकी वो है रिएक्शंस। तो जिंक मैंने कहा एनोड का कार्य करेगा और ऑक्सीडेशन होगा। जो एनोड्स है वो ऑक्सीडेशन पर होता है। तो ऑक्सीडेशन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लॉस करता है, यानी इसमें से लूज हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो जो ग्रेफाइट है वो कैथोड का कार्य करेगा और रिडक्शन होगा। इलेक्ट्रॉन्स गेन, इसका जो प्रोसेस होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन होता है। अब इसमें आपने देखिए जो रिएक्शन पार्ट था वो था एनोड, जिंक प्लस के 2 आयंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जिंक में कितनी वैलेंसी होती है, 2 वैलेंसी, और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने क्या कर दिए, लॉस कर दिए अपने। इस प्रकार ये जिंक सॉलिड बना। कैथोड्स में MnO2 था, MnO2 पे हमने क्या किया, Mn की यहाँ पे ऑक्सीजन संख्या 4 है, ये चेंज होता है MnOOH में। तो यहाँ पे Mn की ऑक्सीजन संख्या कितनी है, 3। तो नेचुरली यहाँ से पता चल रहा है किसका क्या रहा, रिडक्शंस। क्योंकि इलेक्ट्रॉन थ्योरी में जो मैंने आपको इलेक्ट्रॉन थ्योरी कराई थी, इसकी एक ऑक्सीडेशन थ्योरी भी होती है कि ऑक्सीकरण संख्या का जो कम होना होता है वो कहलाता है आपका रिडक्शन। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन जब मैं यहाँ पे से
जोड़ूंगी तो 4 में से 1 गया आएगा तो कितने बच जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बराबर बैलेंस हो गया इलेक्ट्रॉन से। अब हम आते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसमें क्या है, OH नेगेटिव है, तो हमने इसके लिए इसमें अमोनिया आयन जोड़ दिया, NH4+ आयन, क्योंकि जो अमोनिया होता है, जो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड से, इसका क्या रोल है, इसका रोल ये है कि अमोनियम आयन के रूप में यहाँ पे आएगा। और अमोनियम आयन्स में जब आप करेंगे तो H के कितने हो गए, 4, तो यहाँ पर से, और नाइट्रोजन कितनी होगी, 1, तो यहाँ पे से अमोनिया NH3 बाहर निकल जाती है। अब ये अमोनिया जो होती है ये क्या करती है, जो जिंक हमारा जिंक क्लोराइड से, उसके जिंक आयनिक भाग से क्रिया करके एक संकुल यौगिक बनाती है, जिसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स। क्या हो जाता है, ये एक कॉम्प्लेक्स है। तो इस प्रकार से इस क्रिया को मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है। दोबारा से मैं बोल रही हूँ, ड्राई सेल इज ए लेक्लांसी सेल, ठीक है, या शुष्क सेल के नाम से इसे जाना जाता है। आज मैं प्राइमरी सेल का ही आपको इसमें पढ़ाऊंगी। कौन सा, इसमें मतलब मैं प्राइमरी सेल का ही आपको पढ़ाऊंगी, मर्क्यूरी सेल, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मर्क्यूरी सेल के बारे में देखिए क्या क्या। मर्क्यूरी सेल क्या होता है, जैसे आपका प्राइमरी सेल होता है वैसे ही मर्क्यूरी सेल होता है। तो मर्क्यूरी सेल और प्राइमरी सेल में क्या अंतर है, प्राइमरी सेल का एक भाग ही क्या है आपका, मर्क्यूरी सेल है। तो मर्क्यूरी सेल लिखने के लिए सबसे पहले आप आएंगे प्राइमरी सेल के भाग में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा, ये वैद्युत रसायन ही चल रहा चैप्टर, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, ठीक है। और इसमें मैं आपको सेल पढ़ा रही हूं। सेल में कौन सा सेल है, प्राइमरी सेल, ठीक है। अब इस प्राइमरी सेल में मैंने आपको क्या पढ़ाना है, पहला वाला 2 प्रकार के प्राइमरी सेल थे, एक आपके पास था ड्राई सेल और एक आपके पास है मर्क्यूरी सेल। तो आज हम मर्क्यूरी सेल पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए मर्क्यूरी सेल क्या होता है, जैसे आपने ये पढ़ा, क्या बोलते हैं, शुष्क सेल या ड्राई सेल, वैसे ही मर्क्यूरी सेल होता है। ये एक विशेष प्रकार का ही क्या है, ड्राई सेल है, ठीक है। इसमें जो कंटेनर्स होता है, वो कंटेनर के अंदर आप क्या क्या पढ़ते हैं, तो पहले आप इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इसका जो यूज होता है, यूज इन क्लॉक, ठीक है, हियरिंग एड्स, यानी सुनने वाली चीजों में, सुनने वाले यंत्र, वो कहलाता है हियरिंग एड्स, यानी जो आप सुनने वाली मशीन समझ लीजिए। पॉइंट नंबर 2, आउटपुट क्या देता है, ये जो हम यूज करते हैं, इसका आउटपुट क्या है, आउटपुट इसका क्या है, क्या चीज होती है इसकी आउटपुट। पहले वाले में क्या थी आउटपुट, क्या देता है ये हमारे पास हमें जो देता है वैद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। इस प्रकार से हम इस सेल में क्या क्या लेंगे, तो सेल में हमारे पास ये 2 पॉइंट इसके हैं, जो मेन पॉइंट्स है ये है। अब इसमें एनोड्स क्या होता है इस सेल में, और कैथोड्स क्या होता है, ठीक है। तो एनोड्स और कैथोड्स। अब सबसे पहले हमने इसमें मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO और कार्बन का एक पेस्ट बनाया। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मर्क्यूरिक ऑक्साइड्स और प्लस कार्बन, इसका एक पेस्ट बनाया। और इस पेस्ट को कहाँ पे डाला, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स या प्लस NaOH के साथ, इनके साथ इसको मिला दिया। तो इस प्रकार से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स या फिर आप ऑब्लिक करके NaOH, इसका इसमें पेस्ट बनाया जाता है, जो इसके अंदर डाला जाता है। जबकि इसमें जिंक अमलगम ZnHg लिख लीजिए। ये ZnHg जो है ये क्या करता है, एनोड्स का कार्य करता है। इसमें ZnHg एनोड्स हो गया और कैथोड्स मर्क्यूरिक ऑक्साइड कार्बन। तो इस प्रकार से मर्क्यूरिक ऑक्साइड और कार्बन का जो पेस्ट है वो किसका कार्य करेगा, कैथोड्स का। तो जो कैथोड्स होता है वो इसका मतलब वो क्या है, रिडक्शन, और जो एनोड है वो क्या है, ऑक्सीडेशन। क्लियर हुआ।
मर्क्यूरिक सेल में बता रही हूं मैं, मर्क्यूरिक सेल का जो यूज किया जाता है क्लॉक में, हियरिंग एड्स में, और जो आउटपुट है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी है। यानी आपकी जो रिडॉक्स रिएक्शंस होती है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। और इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर आप ले सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस चीज को जब आप लेते हैं तो यहाँ पर ये इसके अंदर रिडक्शन यानी कैथोड्स, ये कैथोड में क्रिया होती है। कैथोड का मतलब हो गया रिडक्शंस। अब सेल में जब हम सेल विद्युत धारा ग्रहण करता है या रिसीव करता है तो दो प्रकार की क्रियाएं होती है। उन क्रियाओं को यहां पे मैं लिख रही हूं रिएक्शंस। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एनोड्स पर। एनोड पर क्या रिएक्शंस होगी? एनोड पर देखो मैंने सबसे पहले लिखा जिंक अमलगम, ZnHg, जिंक अमलगम। अमलगम मतलब है मरकरी, ठीक है। जब ये यहां पर बनाएगा Zn, क्योंकि ऑक्सीडेशन है तो नेचुरली अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? त्यागेगा। कितनी वैलेंसी होती है इसके ऊपर? 2। तो 2 जिंक के इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे और वो जिंक बन जाएगा। अब इसमें जैसे ही मैंने ये लिखा 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां पर क्योंकि जिंक अमलगम है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जब जैसे ही निकलेंगे आपके, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन निकलते ही ये ZnHg Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स के रूप में फॉर्मेट बन जाएगा। अब यहां पर मगर क्योंकि ये जिंक है तो ये जिंक ऑक्साइड्स के रूप में क्या होता है? अपचयित होता है। कैसे अपचयित, कैसे ऑक्सीडाइज होता है? ऑक्सीकृत जिंक ऑक्साइड, ये यहां पे क्या हुआ? ऑक्सीडाइज। तो इसका नाम है जिंक ऑक्साइड। अब ये O आ गया, ठीक है। यहां पे जिंक की वैलेंसी कितनी है? 0, और यहां पे कितनी होगी? 2। तो नेचुरली मैं यहां पे ऑक्सीडेशन बता रही हूं 0, और ये प्लस कितना है? 2। तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइज यानी ऑक्सीकृत हुआ। अब ये ऑक्सीजन है, हम अब इस ऑक्सीजन को हम कैसे बैलेंस करेंगे? तो हम, क्योंकि यहां पर आपने क्या डाला इसके अंदर पेस्ट में? KOH और NaOH का घोल। तो यहां पर आपने लिखा प्लस, मैं इसी के साथ रिएक्शन बनाती जा रही हूं, OH नेगेटिव, ठीक है। मगर OH नेगेटिव जैसे बनाएंगे तो इसकी वजह से 2 है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? OH नेगेटिव जैसे ही मैंने लिखा तो ये, क्योंकि इसमें क्या एक्स्ट्रा आ गया? हाइड्रोजन्स, तो इस साइड इसका जुड़ेगा आपका वाटर मॉलिक्यूल्स H2O। जैसे इसमें H2O जुड़ा तो हाइड्रोजन कितने की? 2। मुझे इसको यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा, तो कितने से मल्टीप्लाई करूंगी? 2 से। तो एनोड पर जो होने वाली रिएक्शंस हैं वो ये है ZnHg प्लस 2 OH नेगेटिव। मैंने समझा दिया कैसे करके आया, जिंक ऑक्साइड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स और H2O, सभी चीज बराबर है। जिंक 1 है, मरकरी 1 है। तो मरकरी क्योंकि अमलगम होता है जो नीचे की ओर बैठ जाता है, तो इसलिए इसको यहाँ पे दिखाया नहीं जाएगा। बाकी ऑक्सीजन कितनी होगी? 2, और इलेक्ट्रॉन्स 2, ठीक है। तो ये पूरा बैलेंस है। अब इसके बाद आता है, इसमें यहाँ पे मैं समझाती हूँ इसी का कौन सी क्रिया? कैथोड्स कि कैथोड्स पे किस प्रकार से क्रिया होगी, जिस प्रकार से एनोड पर भी। तो हमने कैथोड पर जब क्रिया करानी है तो कैथोड पर क्या है? HgO, ठीक है। तो गिव्स आउट, यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा के मैंने छोड़ दिया। क्या क्या प्राप्त होता है? तो ये HgO किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मरकरी में। तो ये यहाँ पे ये 2 से कितने पर गया? 0 पर। 2 से 0 पर, तो इसका यहाँ पे आपको मालूम ही हो रहा है क्या हो रहा है? रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन अभिक्रिया है। अब यहाँ पर हमने ऑक्सीजन कितनी है? 2। तो सबसे पहले 2 का हो रहा, तो इसके इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने पड़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? यहाँ पे ग्रहण करेगा, ठीक है। तो ये Hg हो गया। अब ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन को आप क्या करेंगे? यहाँ पर से ये ऑक्सीजन वाटर के रूप में वहां पे जुड़ेगी, तो वहां पर मैं इसको जब वाटर के रूप में जोड़ूंगी तो यहाँ पर मर्क्यूरिक किस फॉर्म में आ जाता है? लिक्विड फॉर्म में आएगा। अब हमने यहाँ पर H2O ऑक्सीजन बैलेंस करा ये वाला, तो ये H2O हो गया। H2O में हाइड्रोजन कितनी है? 2। तो इधर हाइड्रोक्सिल आयन, जो कि क्योंकि हमने इसके अंदर ये घोल रखा था तो हाइड्रोक्सिल आयन मैंने माइनस करके लिख दिए। अब ये आया आपके पास HgL बैलेंस। देखिए यहाँ पर माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर बैलेंस नहीं है तो इसको मैं कितने से गुणा करूंगी? 2 से, तो माइनस के 2।
तो ये इस प्रकार से एक अभिक्रिया हो गई। अब इस अभिक्रिया में मैं क्या करूंगी, इस पूरे को ऐड करूंगी एनोड्स को और लिखेंगे। इसके बाद आप यहां पे आएंगे और लिखेंगे एडिंग। क्या ऐड कर रहे हैं, एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एनोड्स की और कैथोड्स की। तो यहां पर हो गया जिंक अमलगम यानी ZnHg, 2 हाइड्रोक्सिल आयन इससे कट गए। उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन इससे कट गए, वाटर मॉलिक्यूल्स इससे कट गया। तो आपके पास जिंक अमलगम प्लस HgO और गिव्स आउट जिंक ऑक्साइड और प्लस मर्क्यूरी लिक्विड के फॉर्म में। तो ये जो एनोड्स यहां पर आप लिखना चाहें तो एनोड एंड कैथोड्स, यानी एनोड और कैथोड में होने वाली जो अभिक्रिया है वो कंप्लीट ये है। तो एग्जाम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यही है कि किस प्रकार से आप मर्क्यूरी सेल को डिफाइन करते हैं। सेम मर्क्यूरी सेल वैसे ही बनेगा जैसे मैंने आपको किसका डायग्राम बनाया था, शुष्क सेल का, क्योंकि वो शुष्क सेल है। उसमें सेम उसी प्रकार से आप लिखेंगे कि इसमें मर्क्यूरी सेल में एक विशिष्ट प्रकार का ये शुष्क सेल है। ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है, क्लॉक में, हियरिंग एड्स में होता है, और आउटपुट इसका क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। दोबारा से मैं पूरा रिवाइज करा रही हूं। अब हम क्या करते हैं कि हमने देखा कि हमने इसमें क्या क्या भरा, कौन एनोड्स की तरह कार्य करेगा और कौन कैथोड्स की तरह कार्य करेगा। तो हमने एक कंटेनर्स लिया, मर्क्यूरी सेल में जिंक अमलगम का प्रयोग, जो जिंक अमलगम है उसका प्रयोग एनोड ऑक्सीडेशन में, एनोड्स यानी ऑक्सीडेशन अभिक्रिया हो गई उसकी। और जो कैथोड्स होता है उसमें HgO और प्लस कार्बन, कैथोड्स एक पेस्ट के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। इसमें हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या जिंक हाइड्रोक्साइड ये दोनों आपस में मिला लेते हैं और इसका विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब हम इसको मिलाते हैं तो विद्युत धारा जब सेल ग्रहण करता है तो वह एनोड पर कैथोड पर निम्न क्रिया देता है। ये एनोड पर होने वाली क्रिया है जिसमें जिंक अमलगम जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पर जो कैथोड है मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ये मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हम इसे बैलेंस करना बताते हैं कि किस प्रकार से इसमें इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आए, और जब दोनों को जोड़ते हैं तो ये रिएक्शंस आपको मिल जाती है। ठीक है स्टूडेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।